नमस्कार दोस्तों। आज है 17 मार्च। तो आज के इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं उन्हें देखते हैं। पहला न्यूज़ है नासा को लेकर। तो एक अच्छी खबर आई है कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जो पिछले जून से 9 महीने से कहाँ फंसे हुए थे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, वो अब कल 18 मार्च को कहाँ पृथ्वी पे वापस लौट आएंगे। और ये कल की ही फ़ोटो है 16 मार्च की, जिसमें जो सुनीता विलियम्स और स्पेस एक्स का जो कैप्सूल था वो डॉक हो गया, मतलब वो मिल गया है और इसी से अब ये वापस आएंगे। तो अब इस पूरे मिशन के बारे में समझते हैं हुआ क्या था पूरा स्टोरी। कि जून 2024 में, पिछले वर्ष ही मतलब जून 2024 में एक कंपनी हुआ करती है जिस कंपनी का नाम क्या है, बोइंग स्टार लाइनर। तो कंपनी का नाम है बोइंग स्टार लाइनर, नाम ही पूछा जा सकता है। तो बोइंग स्टार लाइनर कंपनी ने एक परीक्षण किया था और इस परीक्षण के दौरान ही ईंधन की एक समस्या आ गई, ईंधन प्रणाली में एक समस्या आ गई और उस प्रणाली की वजह से ही सुनीता विलियम और जो बुच हैं वो वापस पृथ्वी पर नहीं लौट पाए थे। तो अगर ये पूछा जाए किस वजह से, तो ईंधन की वजह से आ जाएंगे। अब ये लोग अगर अंतरिक्ष में हैं तो कहाँ पे है, दूसरा क्वेश्चन आता है। तो जब हम साइंस एंड टेक में पढ़ते हैं ये वाला इशू ISS के बारे में कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अब ये कौन सी नई चीज़ है। तो हुआ क्या था कि आज से कुछ वर्ष पहले, मतलब लगभग 2 दशक पहले, क्या हुआ करता था, सन 2000 के आसपास एक पृथ्वी के ऊपर अंतरिक्ष है, उस अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन बनाया गया था। कितनी दूरी पे ऐसे, 400 किलोमीटर की दूरी पर। अब 400 किलोमीटर ही क्यों, क्योंकि पृथ्वी से 180 किलोमीटर से जो 2000 की दूरी होती है ये आता है लो अर्थ ऑर्बिट में। तो लो अर्थ ऑर्बिट में तो ये पृथ्वी के करीब माना जाता है। तो यहाँ पे क्या किया गया था, एक स्पेस स्टेशन बना दिया। स्पेस स्टेशन ऐसा समझ सकते हैं घर की तरह है, जहाँ पे जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो जाते हैं और वो रहते हैं यहाँ पे जाके। तो कितनी दूरी पे, 400 किलोमीटर की दूरी पे है। अब यहाँ पे ये थे और अब पूछ लिया जाए क्या स्पेस स्टेशन किसका है, नासा का है कि इसरो का है कि किसका है। तो ये नासा का अकेले नहीं है, इसमें लगभग 15 देशों के जो देश हैं जो जुड़े हैं। भारत इससे जुड़ा है क्या, डायरेक्टली भारत इससे नहीं जुड़ा है, भारत इससे नहीं जुड़ा है। अब स्पेस स्टेशन कब तक है, तो लगभग 2030 के आसपास बताया जाता है कि ये एक्सपायर हो जाएगा, मतलब इसकी जो क्षमता है 2030 तक ही ये रहेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, नया स्पेस स्टेशन बनाना पड़ेगा। और रसिया जो कि इस स्टेशन को बनाने वाले मुख्य देशों में था, रसिया अब चूँकि अभी विवाद चल रहा है अमेरिका रशिया यूक्रेन वजह से, तो रसिया इससे बाहर आ चुका है। रसिया का कहना है अब हम इससे अलग हैं, हम अपना नया स्पेस स्टेशन बनाएंगे। अभी एक और प्रश्न आता है हमारे मन में कि क्या दुनिया में यही एक स्पेस स्टेशन है। नहीं, चाइना ने अपने तियांगोंग करके एक स्पेस स्टेशन है, चाइना का खुद का एक स्पेस स्टेशन खुद का भी है। तो चाइना का एक खुद का स्पेस स्टेशन है, तो ये वाली भी बात रहेगी। तो हमने सारी चीज़ें समझ ली। अब एक प्रश्न हमारे दिमाग में फिर से आना चाहिए कि जो अंतरिक्ष यात्री 9 महीने से ये फंसे हुए हैं अंतरिक्ष में, क्या ये सबसे लंबा समय तक है, मतलब सबसे लंबे समय तक ये फंसे हुए हैं। नहीं, ये सबसे लंबा समय नहीं है। ये इससे पहले 2 व्यक्ति और हुआ करते थे। वैसे विश्व रिकॉर्ड तो 437 दिन का है अभी तक, पर वो ISS से नहीं जुड़े हुआ करते थे। पहले क्या हुआ करता था, एक मीर स्पेस स्टेशन हुआ करता था, किसका, रसिया वाला, उसके ही एक यात्री हुआ करते थे रूस के बैलेरी बैलेरी और बैलेरी के बाद है पोल्याकोव, बैलेरी पोल्याकोव। ये एक व्यक्ति हुआ करते थे सबसे ज़्यादा समय तक के लिए। फिर पर ISS के अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा समय था वो ज़्यादा समय पिछले वर्ष ही हुआ था, मतलब 2 वर्ष पहले 2030 में। उनका नाम था, ये 371 दिन रहे थे, नाम था फ्रैंक रूबियो। तो फ्रैंक रूबियो। अब हर एक चीज़ तो याद नहीं रख सकते हम, पर हम एक मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं कि जो बुच और सुनीता विलियम है वो सबसे लंबे समय तक नहीं थे। किससे गए थे, तो बोइंग से गए थे। पर लौट किससे रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, लौट किससे रहे हैं, तो स्पेस एक्स से लौट रहे हैं। स्पेस एक्स का एक मिशन है, तो स्पेस एक्स किसकी कंपनी है, एलॉन मस्क की। तो इनके क्रू से, क्रू एक इनका क्रू ड्रैगन करके है, तो उससे ये लौट रहे हैं। तो ये चीज़ें याद रखी। तो हमने 3-4 चीज़ें याद रखनी है। एक क्या याद रख सकते हैं कि एक क्रू ड्रैगन से लौट रहे हैं, तो ये वाला एक इम्पोर्टेंट याद कर सकते हैं। दूसरा है कहाँ कौन कौन फंसा था, समस्या क्या आई थी, तो समस्या हमने क्या दी कि ईंधन की समस्या आई थी ईंधन प्रणाली में। तो ये, और क्या ये सबसे लंबे समय तक, नहीं, सबसे लंबे समय तक कौन से थे, बैलेरी थे।
पर वो मीर स्पेस स्टेशन के हुआ करते थे। ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। और ये इसके बाद अब ये इशू भी बन गया है कि स्पेस में जाने के बाद अगर ऐसी समस्याएं होंगी तो आगे एक चुनौती तो है ही है। तो ये हुआ। अब अगला आर्टिकल देखते हैं, यूनाइटेड नेशंस के भी 80 साल पूरे हो गए हैं। तो यूनाइटेड नेशंस के अभी कितने साल हुए हैं? 80 साल पूरे हुए हैं। थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं फिर इस आर्टिकल पे आते हैं। हुआ क्या था, 1919 की सन हुआ करती थी। अब हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, जब वर्ल्ड हिस्ट्री में 1914 से लेकर 18 तक क्या चला था, प्रथम विश्व युद्ध चला था 18 तक। उसके बाद दुनिया ने सोचा क्यों ना हम एक ऐसी संस्था बनाए, जैसे अपने यहाँ होता है ना जो बिचौलिया मतलब पंचायत करते हैं बैठ के, तो वही सोचा गया क्यों ना एक पंचायत टाइप की बनाई। पंचायत का मतलब अगर कोई विवाद होता है तो बीच में कोई व्यक्ति आके उसे सुलझाएगा, लड़ाई ज़्यादा ना बढ़ पाए। ऐसा होता है ना हमारे यहाँ कि लड़ाई को सुलझाने की कोशिश करी जाती है। तो उस पहली सुलझाने वाली संस्था का नाम हुआ करता था लीग ऑफ नेशंस। तो लीग ऑफ नेशंस हुआ करता था सबसे पहली संस्था। ये कब बनी थी? प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में। इन्होंने सोचा कि अब इस संस्था बन गई, कोई लड़ाई होगी नहीं। आगे चल के क्या हुआ कि जर्मनी, जापान और इटली, जर्मनी जापान और इटली जो हुआ करते थे ये संस्था से अलग हो जाते हैं। और उसके बाद स्टार्ट हो जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो करोड़ों लोग मरते हैं, लगभग 9 करोड़ के आसपास लोग मर जाते हैं। अब सोचो, मतलब प्रभावित होते हैं। अब सोचो कि इसके बाद ये संस्था कहाँ बनी रहेगी? नहीं। तो सोचा गया क्यों ना इस संस्था की जगह और प्रभावी संस्था बनाई जाए। तो इसी के अंतर्गत एक 1941 में इसे हम अलग पेज पे देख लेते हैं। तो हुआ क्या था कि 1941 में जब ये संस्था फेल हो गई तो 1941 में एक नई मतलब एक चार्टर आया, उसे कहा जाता है अटलांटिक चार्टर। कौन सा चार्टर? अटलांटिक चार्टर। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस अभी चर्चा में चल रहा है, क्योंकि ट्रंप इससे बाहर जा रहे हैं, तो हो सकता है इससे संबंधित मेंस में क्वेश्चन आ ही जाए। और प्री में तो अभी 2 वर्ष पहले 4-5 क्वेश्चन एक साल में पूछ लिए थे यूनाइटेड नेशंस से, तो इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम देखें, अगर अमेरिका वाला उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका देखें और इधर अफ्रीका और यूरोप वाला एरिया, तो ये अटलांटिक महासागर है कि नहीं है? तो ये अटलांटिक महासागर है। इस महासागर के ही देश तो हैं ये मेन जो देश हैं, जो अमेरिका हुआ, यूरोप हुआ, तो इन्हीं की शक्तिशाली देश थे। तो एक एक्ट आया, मतलब चार्टर आया, उसका नाम का क्या था? अटलांटिक चार्टर। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट हुआ करते थे। तो इन्होंने, और ब्रिटेन के हुआ करते थे चर्चिल। तो ब्रिटेन के चर्चिल जानते ही हैं, गांधी जी को कहा था इन्होंने ही, अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने। तो चर्चिल और रूजवेल्ट ने मिलकर एक घोषणा की कि युद्ध के बाद हम शांति करेंगे। कब की बात चल रही है? अभी युद्ध चल रहा है 1941 में। फिर क्या हुआ, 1942 में एक 26 देशों ने एक यूनाइटेड नेशंस नाम का एक घोषणा पत्र जारी किया। तो यूनाइटेड नेशंस घोषणा पत्र जारी किया कब? ये भी अभी कहाँ चल रहा था? 1942 में चल रहा था, अभी भी युद्ध चल रहा था। तो सोचा गया क्यों ना एक नया संस्था बनाएंगे जाके। फिर उसी के बाद लास्ट में क्या होता है, जब युद्ध समाप्त हो जाता है उसके बाद एक याल्टा सम्मेलन हुआ करता था, याल्टा सम्मेलन। तो याद रख सकते हैं, ये भी याल्टा सम्मेलन एक हुआ था, याल्टा है ये, याल्टा सम्मेलन हुआ था। और इसमें ही जो वीटो पावर की बात हम देखते हैं, आज वीटो पावर जो यूज़ होती है, तो वो इसी में शक्ति दी गई थी कि कुछ देशों के पास वीटो पावर रहेगी, क्योंकि बाकी देश जो होंगे, जो शक्तिशाली देश होंगे, वो अपने पास वीटो पावर रखेंगे। तो ये बात। फिर क्या हुआ, एक सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ था। कौन सा? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हम याद कर सकते हैं, ये हुआ था 1945 में। अब ये बताना है सैन फ्रांसिस्को सिटी कौन से देश में है। तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ था, ये सम्मेलन 1945 में हुआ था, और इसमें 50 देश, भारत भी था, तो 50 देश इसमें शामिल हुए थे। और बाद में भारत जुड़ के इसमें 51 देश जो हुआ करते थे, उन देशों को संस्थापक देश कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए भारत के संस्थापक देशों में से था, बिल्कुल था। तो उन 26 मतलब जो देशों इकट्ठा हुए थे, वो देश कब इकट्ठा हुए थे? 25 अप्रैल को। तो 25 अप्रैल को ये देश इकट्ठा हुए थे 1945 में। उसके बाद भारत जुड़ गया था बाद में 26 जून को। तो भारत 26 जून को जुड़ गया था। तो उसके बाद ये चलता ही रहा था। पर यूनाइटेड नेशंस का जो हम दिवस देखते हैं वो तो मनाया जाता है कब? 24 अक्टूबर को। तो ये बात भी याद रखनी है, 24 अक्टूबर को चूँकि ये चार्टर लागू हुआ था, तो 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस का दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब न्यूज़ क्या है ये देख लेते हैं।
तो यूनाइटेड नेशंस हमने पूरा समझा, इसके 80 साल हो चुके हैं। तो इसी के अंतर्गत जो अभी एंटोनियो गुटेरस उसके मुख्य सचिव हैं, उन्होंने नई पहल की है यूनाइटेड नेशन इनिशिएटिव 80, मतलब 80 साल हो गए। तो क्या है, जो कमजोरियां हैं वित्त की और उन्हें बेहतर कर देना है, सारी चीज़ों को सही कर देना है। क्यों, अब ट्रंप भी रुपए नहीं देंगे तो समस्याएं तो आ ही रही हैं। तो उद्देश्य क्या है, कार्यप्रणाली में सुधार करना, सौंपे गए कार्यों की समीक्षा करना, मतलब जो कार्य दिए गए हैं वो सही हो रहे हैं कि नहीं, संरचना में सुधार करना, तो उसकी जो संरचना होती है, काम करने की प्रणाली होती है, उसमें चीज़ें, वित्तीय स्थिरता। मेन बात क्या है कि यूनाइटेड नेशंस अब नकदी संकट से जूझेगा, मतलब समस्या आने लगी है, लिक्विडिटी क्राइसिस, क्योंकि अब अमेरिका जो उसका सबसे बड़ा फंड देने वाला था वो अब देगा नहीं। तो ये एक समस्या आ रही है। अब देखते हैं इसके फंड के बारे में। तो स्वैच्छिक योगदान, यूनाइटेड नेशंस में कोई भी अपना योगदान दे सकता है, जैसे यूनिसेफ, WPF, UNHRC, ह्यूमन राइट वाला है, WHO, और काफ़ी और संगठन में जो स्वैच्छिक रूप से योगदान देते ही हैं। अब शांति स्थापित करना, दुनिया में शांति बनी रहे, इसके लिए यूनाइटेड नेशंस जो काम करता है, इसका 27% योगदान अमेरिका ही देता है। मतलब सोचो, शांति के लिए, ऐसे शांति के लिए आर्मी काम करती है, युद्ध के लिए जो चीज़ें दी जाती हैं उनमें 27%, 100 में से 27 रुपये तो अमेरिका ही देता है। अमेरिका अब देगा नहीं। और जो पूरा बजट आता है यूनाइटेड नेशंस का, उस बजट का 22% अमेरिका देता है। तो शांति का 27%, शांति स्थापित करने वाले जो प्रोग्राम चलते हैं, और जो बजट होता है पूरा उसका 22% यूनाइटेड नेशंस को अमेरिका ही देता है। अमेरिका पीछे हट चुका है, तो ये समस्या बढ़ेगी। अभी कितने देश हैं, 193 देश हैं। जब बना था तो 50 प्लस इंडिया बन जाता है 51 में, तो अब 193 देश हैं। तो एक तो इनका बजट का समस्या आएगी। तो नियमित बजट में क्या होता है, राजनैतिक विकास, मानवाधिकार, ऐसी चीज़ों पे खर्च किया जाता है, जो भी मानवीय समस्याएं होती हैं, ये सारी चीज़। उसके बाद उनकी आर्थिक क्षमता, GDP और ये सब देखा जाता है। मतलब सदस्य देश जो रुपए देते हैं वो अपनी क्षमता, GDP और राष्ट्रीय आय के आधार पर तय किया जाता है। तो अगर ये पूछा जाए कि कौन सा देश कितना रुपये देता है, कैसे तय होता है, तो उनकी GDP और राष्ट्रीय आय। अब चूँकि अमेरिका विकसित देश है, GDP अच्छी, तो सबसे ज़्यादा उसी पर हो जाता है। तो यूनाइटेड नेशंस के नियमित बजट का अमेरिका देता ही है इतना। सदस्य कई देश समय या पूर्ण भुगतान नहीं कर पाते, यूनाइटेड नेशंस को वित्तीय संकट तब झेलना पड़ता है। तो ये वाला पीस कीपिंग मिशन जो हम देखते हैं, जैसे अफ्रीका में स्पेशली क्या होता है, कभी कभी अफ्रीका वाले कॉन्टिनेंट में समस्या रहती है हमेशा वहाँ पे। तो जैसे कुछ आतंकवादी संगठन या कुछ अगर वहाँ पे हिंसा होती है तो पीस कीपिंग मिशन भेजे जाते हैं। और ये तो अभी इजराइल वाला जो विवाद हुआ था उसमें इजराइल गाजा में भी गए थे पीस कीपिंग मिशन, तो उनमें काफ़ी रुपए खर्च होता है। इसका 27% अमेरिका ही देता है। इसके बाद चाइना, जापान और यूरोप देता है। ये भी हम याद कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 1-2 वर्षों में काफ़ी ज़्यादा यूनाइटेड नेशंस से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चाइना, जापान, यूरोप ज़्यादा रुपए देता है इसके बाद, अमेरिका के बाद। अब यूनाइटेड नेशंस में एक सुरक्षा परिषद होती है, स्थायी सदस्यता होती है इसमें। तो ये वाली कुछ देश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वॉलेंटरी काम करते हैं, जैसे खाद्य कार्यक्रम है, यूनिसेफ है, शरणार्थी वाला है और WHO, ये लोग भी फंड करते हैं। पहल क्यों आवश्यक है, अब सोचो, अब अगर यूनाइटेड नेशंस को समस्या आ रही है तो उनकी नकदी की समस्या से निपटने में काम किया जाएगा। इस 80 UNSC पहल के द्वारा बेहतर संचालन होगा और वैश्विक चुनौतियाँ भी आ ही रही हैं। तो ये है। अब इससे संबंधित UPSC के लिए क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं हम, तो स्टेटमेंट का ये वाला देख सकते हैं। कुछ एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, मतलब एक कुछ देख लेते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस के अंग के बारे में और पूछ लेता है। तो यहीं पे हम एक अंग के बारे में और थोड़ा लिख लेते हैं, जैसे कि एक होता है सुरक्षा परिषद, जो यूनाइटेड नेशंस में सुरक्षा परिषद होता है। दूसरा होता है महासभा। तो दूसरा क्या होता है, महासभा होती है। महासभा के बाद तीसरा होता है, जो महासभा के बाद एक, ये तो दोनों चीज़ें काम करेंगी। फिर ICJ, जो आप सुना होगा सबने, अंतर्राष्ट्रीय, जिसे क्या कहते हैं, न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये भी होता है। इसके बाद जो अगला इसमें संगठन होता है वो होता है आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो ये इतने इसके संगठन होते हैं। और ये पूछा जा तो चुका है कि इससे संबंधित कौन कौन से संगठन होते हैं। तो इकोसॉक होता है। तो ये सारे संगठन हैं। तो 1 2 3 4 ये मेन संगठन होते हैं। बाकी तो और भी हैं, पर ये जो चीज़ें हैं याद रखनी है इसके बारे में। तो हमने यूनाइटेड नेशंस को पूरा समझा सही से, उसके बारे में क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेना। अगला है एक न्यूज़ है, मानव मूत्र से उर्वरक बनाने की एक नई विधि आ गई है। तो अब उर्वरक क्यों, क्योंकि मानव मूत्र में क्या होता है, यूरिया
होता है, और यूरिया ही तो हम यूज़ करते हैं, जो हम डालते हैं NPK नाइट्रोजन फॉस्फोरस, उसमें क्या है वो यूरिया ही तो कहते हैं उसे। तो यही चीज़ है। तो इसमें क्या होगा, एक नई प्रोसेस में इलेक्ट्रोकेमिकल पद्धति विकसित की गई है वैज्ञानिकों ने। नाम केवल इतना याद रखना है, ये तो न्यूज़ याद रखनी है, साथ में बस इतना याद रखना कि पर्सकेवामाइड एक प्रक्रिया है, मतलब पर्सकेवामाइड में परिवर्तित किया जाएगा। जो प्रक्रिया है वो इलेक्ट्रोकेमिकल है, जिसमें क्रिस्टली पेरोक्साइड को एक यौगिक बनाया जाएगा, जो थोड़ा यौगिक होगा जिसमें कई अणु मिलके बने होंगे, वो है पर्सकेवामाइड। बस इतना याद रख लेना कि जो मानव मूत्र से उर्वरक बनेगा उसमें क्या प्रोसेस में क्या बनेगा, तो पर्सकेवामाइड बनेगा। तो बस यही चीज़ें चल रही हैं। अब इससे क्या चीज़ हो जाएंगी, कुशलतापूर्व जो यूज हो पाएगा, मतलब कुशलतापूर्वक उसका उपचार हो जाएगा, जो प्रदूषण है ऐसी समस्याएं भी कम होंगी। अब अपशिष्ट का पुनर्चक्रण हो जाएगा, और उर्वरक, अब हम आजकल यही तो पढ़ते हैं 3R, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। तो अब ये इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं तो यही तो हो रहा है, इसका पुनः उपयोग हो पा रहा है, रीयूज हो रहा है। इसके बाद है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया, यूरिया को इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया द्वारा विभाजित किया जाएगा, और जो मेन बताया इतना बस याद रखना है हमें, जो मेन पर्सकेवामाइड का निर्माण होगा, बस यही शब्द पूछ लेगा कि क्या निर्माण होगा। अब यूरिया से पर्सकेवामाइड तक का सफ़र इसमें पूरा मतलब कैसे प्रोसेस होगी, इतना हमें जानना नहीं है, बस हम एक जान लेते हैं थोड़ा ऊपर से। जैसे यूरिया को इलेक्ट्रोकेमिकल के द्वारा, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे करंट के द्वारा क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रो है तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया के द्वारा इसे विभाजित किया जाएगा। विभाजित किस में होगा, तो विभाजित होगा अमोनिया और हाइड्रोजन आयन तत्व उत्पादित होंगे। अमोनिया ही तो होता है नाइट्रोजन में, तो अमोनिया उत्पादित होगा और हाइड्रोजन आयन, फिर इनके द्वारा क्या होगा, एक ग्रेफाइट कार्बन उत्प्रेरक का काम करेगा, और पर्सकेवामाइड का जो निर्माण होगा। बस इतना ही याद रखना था हमें। इसके फायदे क्या होंगे, तो एक तो संयंत्र पोषक, अब एक तो ये केमिकल तो है नहीं कोई इसमें, तो पोषक तत्व प्रदान करता है, इससे कृषि में मदद मिलेगी, मृदा में ऑक्सीजन की संतुलन बनाए रखेगा। अब एक चीज़ सोचो कि अगर हम कोई रिसर्च पढ़ रहे हैं साइंस का, तो अगर वो रिसर्च हुई है तो फ़ायदे ही पहुंचा रही होगी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि नुकसान पहुंचा रही होगी और तब हम उसे ज़्यादा पढ़ रहे होंगे। अगर नई रिसर्च आई है तो फ़ायदे ही चांस होंगे। तो अब कोई सी चीज़ पूछ ले, ऑक्सीजन को, मृदा को ऑक्सीजन देगा, यूरोफिकेशन में जोखिम को कम करेगा, ज़्यादा तो नहीं करेगा, कम ही करेगा, पोषक तत्वों की पुनरावृत्ति करेगा। तो सारी चीज़ें, अब साइंस की हम बात करते हैं, जो चीज़ें संभावना होती हैं कि ये चीज़ें कर ही रहा होगा। तो ये साइंस में ट्रिक सुना होगा आपने कि साइंस के ज़्यादातर स्टेटमेंट कैसे होते हैं, सही ही होते हैं। तो ये देखा हमने। इसके बाद है उपयोग और प्रभाव क्या होगा, तो इससे क्या हो जाए, शहर में जो अपशिष्ट होता है, जो सीवेज जो समस्या आती है, उसका अब उपचार हो पाएगा, और इसे हम साफ पानी को साफ कर सकेंगे और उर्वरक इससे प्राप्त कर सकेंगे। कृषि में इसका उपयोग हो जाएगा, और यही तो है सर्कुलर इकोनॉमी, जो हम एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं, सतत विकास के लिए इकोनॉमी को बढ़ावा देना, क्योंकि हम एक चीज़ को दूसरे चीज़ में यूज़ कर पा रहे हैं। तो शहरी अपशिष्ट का उपचार होगा, कृषि में यूज़ होगा, और ये सारी चीज़ें। इसके बाद ये आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो ये हमने देखा। इसके बाद है एक भारत में सिंगल्स हार्पीज जोस्टर जागरूकता की कमी है, ऐसा बताया गया। अब ये सिंगल्स है, वो सिंगल होता है एक वाला सिंगल, वो नहीं है, पढ़ते इसे भी सिंगल्स हैं, SHINGLES इसका नाम है। हिंदी में से कहते हैं दाद, पर इसे कहेंगे क्या, सिंगल्स। हम दाद तो देगा नहीं ऑप्शन में, मतलब पेपर में वो यही देगा शब्द सिंगल्स, क्योंकि वैज्ञानिक शब्द है। तो सिंगल्स मतलब दाद से अब हम यह समझ सकते हैं कि भारत में बताया गया है कि जो दाद है मतलब सिंगल्स है, जो हार्पीज जोस्टर होता है वैज्ञानिक नाम, इसकी जागरूकता की कमी है। तो इसे हम थोड़ा समझते हैं। बताया गया है रिसर्च के द्वारा कि 56.6% जागरूकता की कमी है, मतलब 50%, जो मतलब 50 से ऊपर ही हो गई। तो 50 से ज़्यादा जो उम्र के लोग हैं, मतलब जो भारत में 50 से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनमें इस सिंगल्स के बारे में जागरूकता की कमी पाई गई है। तो ये वाली चीज़ है, तो कुछ नहीं पता है ज़्यादातर लोगों को। उसके 90% संक्रमण का जोखिम इन्हीं लोगों में होता है, क्योंकि इनकी जागरूकता कम होती। दूसरा, इनका इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी कमज़ोर होता है। अब इसे हम समझेंगे कि ये होता कैसे है। तो हाल में ये सर्वेक्षण में ये पाया गया है कि 90% लोगों में 50 से ज़्यादा में ये होता है, और 56% लोगों को इसके बारे में जागरूकता नहीं है। तो अब देखते हैं ये है क्या। जैसे हमने बचपन में एक चीज़ पढ़ी होती है, ये पढ़ते हैं हम कि शरीर में वो माता जैसी बीमारी हो जाती है, जो हम पढ़ते हैं चिकन पॉक्स वाला जो पढ़ते हैं, तो चिकन पॉक्स का संक्रमण हो जाता है। तो इस चित्र से समझते हैं। बचपन में हम पढ़ते हैं कि बच्चों में क्या होता है, चिकन पॉक्स हम सब में हुआ होता है कभी ना कभी, तो चिकन पॉक्स हुआ होता है। अब चिकन पॉक्स होता है बेरीसेला जोस्टर वायरस से।
बेरीसेला जोस्टर वायरस से होता है, ये याद रखना है। अब क्या हुआ, चिकन पॉक्स हुआ, पर हम ये भी तो पढ़ते हैं कि चिकन पॉक्स जीवन में एक बार होता है अमूमन, तो रेयर केस की बात अलग है, एक बार होता है, फिर हमारा शरीर एंटीबॉडी बना लेता है। अब हमारा शरीर एंटीबॉडी बना लेता है तो हमें दोबारा तो होता नहीं है चिकन पॉक्स। पर होता क्या है, जब हम बच्चे से बुजुर्ग में पहुंचते हैं 50 साल के बाद, तो हमारा जो एंटीबॉडी अभी बनी रखी थी शरीर में, जिनकी वजह से वो चिकन पॉक्स हो नहीं पा रहा था ये चिकन पॉक्स, अब बुढ़ापे तक सोचो, वो 50 60 70 की उम्र आते आते वो चिकन पॉक्स की समस्या, मतलब जो एंटीबॉडी है वो कमज़ोर होंगी कि नहीं, तो चिकन पॉक्स दोबारा हो सकता है कि नहीं। अब दोबारा पूरी तरह तो नहीं होता है चिकन पॉक्स, क्यों, क्योंकि हमारे शरीर में पहले से एंटीबॉडी है। तो वही चीज़ अब जो दाद जैसी समस्या आती है, मतलब वो दाद तो पूरी तरह नहीं है, उस समस्या के बारे में ही है ये सिंगल्स है। तो आप समझ में आएगा, जो चिकन पॉक्स होता है वही चिकन पॉक्स अब दोबारा नहीं हो सकता है, पर चिकन पॉक्स बुजुर्गों में उसके थोड़े ऐसे समझो सिम्टम्स दिखने लगते हैं, क्योंकि शरीर कमज़ोर होता है, तो जो एंटीबॉडी पहले से बनी है वो अब थोड़ा उतनी सक्रिय नहीं होती है, तो सिंगल्स की बीमारी हो जाती है। इसे ही कहते हैं हार्पीज जोस्टर, और इसमें शरीर में दाद हो जाते हैं, तो वही चकते बन जाएंगे, दाद हो जाते हैं। तो अब हमने समझ लिया ये चीज़ें, वायरल संक्रमण होता है, तो ये वाली चीज़ देखी क्या है, तो बेरीसेला जोस्टर वायरस होता है जिसकी वजह से चिकन पॉक्स होता है। बाकी हमने ये समझ लिया, शरीर में ये निष्क्रिय पड़े रहते हैं, पर जब इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है तो वो सक्रिय हो जाते हैं। तो क्या सिंगल संक्रामक होता है, तो एक से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैल सकता है ये, क्योंकि इसमें हमारे शरीर से नहीं फैलता है, पर चिकन पॉक्स हो सकता है, तो वही है, चिकन पॉक्स पूरी तरह नहीं होता है, पर इसमें ही सिंगल्स की समस्या हो सकती है। तो ये वाला देखा, सबसे ज़्यादा गंभीर प्रभाव तो अभी तो हमने देखा ज़्यादातर किस में होता है, बुजुर्गों पे होता है, तो त्वचा पे चकते जम जाएंगे, मतलब सिंगल्स का दाना कुछ हफ्ते में ठीक हो सकता है। बाकी चीज़ें नर्वस तंत्र को ये प्रभावित करते हैं, बुजुर्गों में ये ज़्यादा देखने पर। किन लोगों में, तो 50 साल से ज़्यादा, या फिर जिन्हें डायबिटीज़, कैंसर, या कमज़ोर जिनका इम्यूनिटी सिस्टम है, कभी भी हो सकता है। मतलब मेन बात वही है कि जो चिकन पॉक्स है और जो समस्या है, वो समस्या के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी है, वही एंटीबॉडी जब कमज़ोर हो जाती तो पूरी तरीके से चिकन पॉक्स नहीं हो पाता, अनियमित रूप से थोड़ा बहुत दिखता है, उसे ही सिंगल्स का नाम दे देते हैं। तो ये हमने पूरी प्रोसेस देखी, ये इससे संबंधित क्वेश्चन है। अगला है न्यूज़ हमारा तमिलनाडु को लेकर, तो आपने सुना ही होगा, तमिलनाडु और भारत के बीच में, मतलब भारत का मतलब है भारत के उत्तर और दक्षिण भारत का काफ़ी विवाद चलता रहता है भारत में ही, कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत का, और वो विवाद चलता है भाषा को लेकर, यही तो विवाद चलता है। मतलब भारत में ही दो भारत एक तरीके से हो गए हैं, दक्षिण भारत और उत्तर भारत। दक्षिण भारत में मेन जो राज्य है वो तमिलनाडु, भाषा के लिए वहाँ काफ़ी हिंसा भी होती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट का कोई व्यक्ति वहाँ जाता है तो वो लोग उसे हिंदी बोलने के लिए मजबूर करते हैं और उन्हें थोड़ा प्रताड़ित टाइप का करते हैं, और ये समस्या देखी गई है। अब अभी क्यों हम पढ़ रहे हैं पर आज की डेट में इसे, तो हुआ क्या, ये हम चिन्ह हमेशा देखते हैं, ये रुपए का चिन्ह पिछले 10 साल से 15 साल से ये वाला एक रुपए का जो चिन्ह चलता है ये हम देखते हैं। अब इसमें रा ही तो बना है, रा मतलब हिंदी का शब्द हो गया, उसके 2 लाइनें हैं, ये हमारी इकोनॉमी की स्थिरता को दिखाते हैं। तमिलनाडु ने क्या कहा है, तमिलनाडु सरकार ने ये कहा है कि जो रुपए का चिन्ह, पहले हम INR लिखते थे रुपए वाली ये चीज़, पर हुआ क्या करता था, रुपए जो होता है ये रुपए का मतलब तो पाकिस्तान में भी रुपए ही बोला जाता है, बांग्लादेश में भी रुपए चलता है और श्रीलंका में भी रुपए चलता है, बस वो पाकिस्तानी रुपए होता है, तो ये कन्फ्यूज़ होता था। तो हमने एक प्रतीक चिन्ह बना दिया, उसे ऐसे डिनोट करते हैं R के रूप में, रा के रूप में। अब ये पर हिंदी का शब्द है, तमिलनाडु की सरकार और आगे बढ़ गई, उन्होंने नया काम कर दिया, उन्होंने रू निकाल के लेके आए हैं। रू ये तमिल शब्द है, रू का मतलब क्या होता है, जो उनका रूप से बना है रुवई से, तो रुवई को तमिल में कहते हैं रुपी, रुपई को तमिल में कहते हैं रुपई। तो इनका ये चिन्ह सा है, इसमें भी 2 लाइनें हैं प्लस ऐसे करके है, तो ये रू है। तो ये शब्द याद रखना है, किस राज्य ने अपने बजट में ये चीज़ अपना ली है, तमिलनाडु ने। मतलब तमिलनाडु के बजट पे पहले ऐसे रुपए लिखा हुआ करता था, फिर तमिल में कुछ लिखा हुआ करता था। अब क्या हुआ, अब उन्होंने इस रू को लिखा है और उसके बाद बजट के बारे में लिखा है, तो ये इस वजह से अभी विवाद काफ़ी बढ़ गया है। तो हमने देखा 2026 के जो बजट आया है तमिलनाडु का 26-25 के लिए, उसी के संबंध में ये भी चर्चा में चला है। तो अपना पहले देवनागरी में चलता था और रोमन से, रा से, और रा से ये निकला था। उसके बाद इसमें 2 लाइनें होती हैं, वो स्थिरता का प्रतीक होती हैं, अगर पूछा जाए इकोनॉमी स्थिरता का है।
इसके बाद है जो डिज़ाइन किया गया था वो उदय कुमार धर्मलिंगम ने किया था, ये वाला जो रुपए वाला है। इसके बाद है रा जो है रोमन से, और ये हमने देख ही लिया। प्रतीक चिन्ह में जो 2 चिन्ह है ये भी देख। 2009 में ये चयन हुआ था, मतलब ये 10 से लागू हुआ था। जो जो रुपए वाला चिन्ह है ये 2009 में एक प्रतियोगिता हुई थी, तब ये चुना गया था। 10 से ये लागू हुआ करता था। पहले रुपए और INR लिखा हुआ करता था, पर उससे संबंधित विवाद हुआ करता था। तो ये हमने देखा। अब तमिलनाडु द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि हम स्थानीय भाषा को बढ़ावा दे रहे हैं, क्षेत्रीय प्रतीक है हमारा, और राजनीतिक। अब ज़्यादातर जो चीज़ें वो राजनीति से जोड़ के देखी जा रही है कि तमिलनाडु में जो है राजनीति में विरोधी थोड़ा चलता है, वो उल्टे, मतलब वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में ये कहते हैं हिंदी को, जैसे एक विवाद समझ लेते। पहले स्टेटमेंट आपको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, इतने से हो जाएगा। फिर हम एक त्रिभाषा का क्वेश्चन देखते हैं, मतलब त्रिभाषा फॉर्मूला क्या था, थोड़ा उसे समझते हैं, क्योंकि ये मेंस के लिए काफ़ी ज़रूरी है और प्री में भी आ ही सकता है। तो एक समझ, मतलब एक काफ़ी साल पहले क्या चला था, एक त्रिभाषा फार्मूला चला था। कौन सा फार्मूला? त्रिभाषा फार्मूला। हुआ क्या था 1968 में, कब जो हुआ कर, जैसे अभी 2020 में हम नई शिक्षा नीति लेके आए हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वैसे ये पॉलिसी पहले से चल रही थी 1968 से। तो 1968 से न्यू एजुकेशन पॉलिसी उस टाइम भी चली थी, पेश की गई थी। तो इसके बाद 2 और पॉलिसी आ चुकी हैं 1986, मतलब 68 का उल्टा कर देना 86 हो जाएगा, ये तब आई थी। और तीसरी आई 2020 में। तो अगर पूछ ले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 तो पॉलिसी आ सकती हैं, क्योंकि हम पूरा ही समझ लेते इस टॉपिक को। फिर क्या हुआ, अब इसी दौरान 68 में शिक्षा पॉलिसी में एक फॉर्मूला लाया गया। इसमें कहा था क्यों ना हम 3 भाषाओं को सीखने का प्रावधान करें, तो इसी को कहा गया त्रिभाषा फॉर्मूला। तो 3 भाषाओं को सीखने का एक फॉर्मूला लाएं, 3 भाषा सीखें। कैसे होंगी 3 भाषा, इसे समझते हैं। एक होगी मातृभाषा, एक मातृभाषा होगी जो क्षेत्रीय भाषा भी हो सकती है। जैसे अपने यहाँ के लिए मातृभाषा क्या होगी, हिंदी होगी, उर्दू हो सकती है, और तमिलनाडु के लिए तमिल हो सकती है, केरल के लिए मलयालम हो सकती है, उड़ीसा के लिए उड़िया हो सकती है। पहला समझा, तो एक भाषा तो ये हो गई। दूसरी भाषा होगी कौन सी भाषा, हिंदी या अंग्रेजी, हिंदी या अंग्रेजी। जैसे कि उत्तर भारत में हम अपनी एक मातृभाषा सीखते ही हैं, उसके साथ हम इंग्लिश सीख लेंगे। जैसे हमारे यहाँ पढ़ाई में चलता है ना, हिंदी के साथ इंग्लिश। दक्षिण भारत का देश राज्य है अगर, तो तमिलनाडु सीख रहा है, तमिलनाडु के साथ वो हिंदी भी सीख सकते हैं और अंग्रेजी भी सीख सकते हैं। तीसरा है कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा या विदेशी भाषा, मतलब ये तो है ही है 2-3। उसके बाद अन्य कोई भारत की भाषा या अन्य विदेशी भाषा। तो ये था 3 भाषा फॉर्मूला। तो त्रिभाषा फॉर्मूला में एक मातृभाषा जो उस राज्य की है वो सीखी जाएगी। दूसरा, अगर हिंदी राज्य है तो इंग्लिश सीख लो, अगर इंग्लिश राज्य है तो हिंदी सीख लो, या इंग्लिश भी सीख सकते हो, ज़रूरी नहीं हिंदी सीखो। फिर कोई एक अन्य तीसरी भाषा सीख सकते हो। तो ये चुना गया था, पर तमिलनाडु इसका क्या है, अब तमिलनाडु इसका विरोध करता आया है। तो तमिलनाडु ने कहा कि ये तो हिंदी थोपने की बात हुई ना, क्योंकि यहाँ पे भी एक हिंदी का शब्द डाल दिया, इसमें भी अगर कोई भाषा है तो हिंदी आएगा। तो फिर क्या हुआ, तमिलनाडु ने द्विभाषी नीति अपनाई। तमिलनाडु कैसे अपनाता है, 68 की ही बात कर रहे हैं अभी, 1968 में तमिलनाडु ने द्विभाषी नीति अपनाई है, जिसमें उन्होंने तमिल को अपनाया, जो तमिल उनकी लैंग्वेज है, तमिल के साथ साथ उन्होंने इंग्लिश को अपनाया था। तो ये वाली चीज़ हमें देखनी। तो इसी के बाद ये विवाद चलता रहता है। तो ये हमने देखा। अगला जो न्यूज़ है आज का न्यूज़पेपर में, वो एक न्यूज़ आया है, इसमें ये वाला तो हमने न्यूज़ देख ही लिया है, ये तमिलनाडु में रुपए वाला देख लिया है। दूसरा हमने एक न्यूज़ देख लिया सुनीता विलियम वाला जो न्यूज़ देख लिया। फिर एक न्यूज़ है यमन को लेकर, यूएस ने स्ट्राइक की है यमन के जो हाउथी राइवल्स हैं, तो उनका थोड़ा और न्यूज़ हम देख लेते हैं। तो हुआ क्या है, ये है यमन देश और ये है ओमान देश, यूएई। इसका मैप थोड़ा देख लेते हैं। तो ये यमन है, यमन की यमन में 2 सिटी नाम देख लो, साना है और ये अदन की खाड़ी इधर कहते हैं ना, तो ये सिटी ऑफ अदन है यहाँ पे, तो इसी के आसपास अदन की खाड़ी चलती। तो यमन में एक हाउथी राइवल्स होते हैं, जिन्हें हौथी भी कहते हैं, तो हाउथी कुछ भी कह सकते हैं, हाउथी राइवल्स हैं। याद कैसे कर सकते हैं, हमें याद रखना है तो हाथी से याद कर लो, अपने शब्द के लिए हम तो आसान बनाएंगे, तो इसे हाथी से याद कर लो। तो नाम क्या है पर इनका, हाउथी राइवल्स, या इन्हें हौथी राइवल्स भी कहते हैं, हौथी लड़ाके। तो यहाँ पे अभी अमेरिका ने इन पे अटैक किया है, तो ये लड़ाके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। यहाँ पे जब हम ईरान कंट्री देख रहे हैं, तो ईरान को हम जानते हैं कैसी कंट्री है, सिया कंट्री है। बाकी ये जितनी कंट्रियाँ दिख रही हैं, ये सारी कंट्री कैसी हैं, सुन्नी कंट्री हैं, सुन्नी। अब हुआ क्या है, सिया यहाँ पे भी सुन्नी सरकार है,
यहाँ पे भी कैसी सुन्नी सरकार है। पर जो हाउती राइवल्स इनकी हम बात कर रहे हैं जो यमन में है, ये कैसे हैं, ये शिया हैं। अब सोचो इन्हें कौन सपोर्ट करता होगा, तो इन्हें सपोर्ट करता है ईरान। ईरान इनकी फंडिंग सारी चीज़ें करता है हाउती। अब अमेरिका की लड़ाई ईरान से तुम डेली देखते ही हैं, मतलब न्यूज़पेपर में करंट में आपने पढ़ा होगा, अमेरिका पे ईरान पे सबसे ज़्यादा रोक लगाता है। तो यमन पर रोक लगा रखी है, मतलब यमन के जो हाउती राइवल्स हैं उन पर रोक है अमेरिका की, क्योंकि ईरान का विरोधी है अमेरिका, मतलब अमेरिका वर्सेस ईरान चलता रहता है। तो ईरान सपोर्ट करता है हाउती राइवल्स को इस एरिया में। अब पिछले 1-2 वर्षों से इस पूरी सी पे हाउती राइवल्स कई सारे जो सिपें हैं उन्हें निकलने नहीं देते हैं। तो अभी क्या हुआ, ऐसा ही एक झगड़ा हुआ था, तो अमेरिका ने स्ट्राइक की है इस वाले एरिया पे। तो हाउती राइवल्स के बारे में हमने क्या देखा, ये शिया हैं, ईरान समर्थित है, ईरान इन्हें सपोर्ट करता है। इन्हें हाउती राइवल्स जो एरिया के लोग हैं, ये सऊदी अरब और अमेरिका इन्हें आतंकवादी संगठन कहता है। जो सऊदी अरेबिया वो इन्हें आतंकवादी संगठन कहता है। यमन को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इन यमन में एक सरकार चलती है, उस सरकार का जो नाम है वो है रशद अल अमीनी। जो वहाँ के राष्ट्रपति, मतलब जो सरकार चलती है वो है रशद अल अलीमी। अब रशद अल अलीमी है, इनकी सरकार है, ये भी लड़ते हैं हाउती से, पर हाउती काफ़ी ताकतवर है और इस पूरे एरिया पे हाउती का कब्जा है इस वाली साइड में। तो ये वाला देखा हमने। तो ये आज का हमारा न्यूज़ था 17 मार्च की, जो भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स थी।